अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप के लिए हमारा हफ्तेवार का तवील दौरानिया का शो आपकी दुनिया पेश किया जा रहा है। बरतानिया के वजीर आजम ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वो पार्लियामान के अराकीन से ब्रेक्सिट डील के बारे में हिमायत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए। अब हम आपके साथ बात करते हैं, ब्रेक्सिट की नाकामी के बारे में हम बात करते हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुमर्रत। डॉक्टर ज़ुमर्रत से बात करते हैं। डॉक्टर ज़ुमर्रत, जरा क्विक कमेंट करते चलिएगा, आपके ख्याल में जो ब्रेक्सिट डील है उसकी बरतानवी पार्लियामेंट से अब मंजूर न होने की बुनियादी वजूहत क्या हो सकती हैं? बरतानवी अवाम ने रेफरेंडम के जरिए यूरोपीय यूनियन से अलग होने की मंजूरी दी थी। जी, 2016 की जो डील हुई थी, रेफरेंडम की डील हुई थी, उसके अंदर 17.4 मिलियन वर्सेस 15.4 था, जो बड़ा शॉर्ट मार्जिन था। एक तो पहली ये बात है, और ज्यादातर जो ओल्ड एज लोग थे या जो यंग पॉपुलेशन नहीं थी, उन्होंने इसको प्रोसीड किया था कि ये होना चाहिए। अब ये बाकी सारे मौजूआत से तो बात हो गई है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीन ऑप्शन थी। एक ऑप्शन थी कि जो थेरेसा मे ने डील स्ट्रक किया है उसको किया जाए, उसके हिसाब से एक आउटलाइन रिलेशनशिप डेवलप होगा यूके और ईयू के दरमियान, ट्रेड से रिलेटेड, पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर, ठीक है उनका वोट नहीं होगा, लेकिन ट्रेड टैरिफ से उनकी रिलैक्सेशन मिलेगी। ट्रांजिशन बाय एंड ऑफ 2020 तक ट्रांजिशन का पीरियड उनको मिला था, जो अभी डील फेल हो गई है, जिसके नतीजे में थेरेसा मे ने रिजाइन किया है। दूसरी है लीव विद नो डील। लीव विद नो डील के इतने बुरे इम्प्लीकेशंस हैं, बॉर्डर चेक्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड बिटवीन यूके एंड ईयू। अडल्ट जो हैं वो ज्यादा नहीं इससे बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे, ना वो चला सकेंगे, गाड़ियां चला सकेंगे, कॉस्ट बहुत हैवी है, ट्रांजिशन का पीरियड नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होगा, किस तरीके के ईयू के और यूके और बाकी यूरोपियन ममालिक के दरमियान में किस तरीके का रिलेशनशिप डेवलप होगा। एक तो ये है, और तीसरी ऑप्शन है वोट अगेंस्ट नो ब्रेक्सिट, कि अब ब्रेक्सिट होना ही नहीं है और हमने इसको करना ही नहीं है। तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसके अंदर देखना पड़ेगा इसके ऊपर ब्रिटेन को खुद कितना नुकसान हो रहा है। उनके ऊपर नुकसान हो रहा है, 1.3% उनकी ग्रोथ 2018 में कम हुई है, जो 1.9% तक पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत उनको डेफिसिट है। और इस पे जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं, जो मे की डील के ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही था कि ये डील जो फ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स है, जो कि बेस है इस ब्रेक्सिट को चलाने की मूवमेंट के, उसको रोक नहीं पा रहा। अफ्रीका से और मिडिल ईस्ट से वो सारे बेनिफिट्स उनको इस डील के मौजूदगी में भी मिलेंगे, जो कि इनका बेस था। अब इस वक्त डेडलॉक की पोजीशन है, और मुझे ऐसा लगता है कंजर्वेटिव पार्टी जो है इट्स गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है। एक उन्होंने चौथी बार ये रिजेक्शन हुई है, और क्या आप एक फेस भी क्रिएट कर रहे हैं, दुनिया को भी आप चेहरा दिखा रहे हैं, वो क्या, किस हिसाब से आपकी इतने पॉलिटिकल डायनामिक्स, इतनी पोलराइजेशन है, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, और इसका बहुत बड़ा बर्डन जो है वो मिलता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर को होगा वो यही होगा कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए और इसको किसी न किसी तरफ ले जाया जाए। अब ये कहाँ तक, ये तीनों ऑप्शंस में से किसको ये पिक करते हैं, ये अब आने वाली कैबिनेट और आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर ये बात खत्म होगी। जी, डॉक्टर ज़ुमर्रत से बात करते हैं। डॉक्टर ज़ुमर्रत, एक तरफ तो कहा जाता है कि अगर पसमानदा मुल्कों में माशी सूरत हाल को बेहतर बना दिया जाए, तरक्की के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जाएं, तो वहाँ गुर्बत से सताए अफराद को इंतहा पसंदी की तरफ मायल होने से रोका जा सकता है। तो अब यहाँ पर अगर अमरीका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें जो है वो कोशिश कर रही हैं, तो फिर इंतहा पसंद जमातों पर गलबा क्यों नहीं हो रहा? जी, इसके बहुत सारे अहम मौजूआत हैं, इसके पहलू निकलते हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये बोको हराम की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये लोकल रेबल जो नॉर्दर्न नाइजीरिया में डेवलप हुआ, और उसकी मेन रीजन इकोनॉमिक और सोशल जो डिग्रेशन थी वही थी, और ऑफिशियली निगलेक्ट किया जब बरूही आया है इक़्तिदार में इलेक्शन जीत के, तो उसने इग्नोर किया इनकी डिमांड्स को, और जाके वो डेवलप होती फिर वो किस किस्म के टेररिस्ट जिन बन गए वो हमने सबने देखा। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, ये एक बड़ी अहम आपने बात की कि इनको रोका कैसे जाए। इनको रोका जाने का आप ये देख लें कि सोशल मीडिया का जो एक एस्पेक्ट है उसको टोटल हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर रैंड यूरोप ने एक स्टडी किया, और उन्होंने इन 7 ममालिक, अफ्रीकन 7 ममालिक को, जिसमें कीनिया, नाइजीरिया, सोमालिया और ये सूडान भी, युगांडा शामिल हैं, उन्होंने ये देखा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है। अल शबाब, बोको हराम और ISIL
ये तीनों रिक्रूटमेंट करते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए। और आप हैरान हो गए इसी एक और एस्पेक्ट पे कि ISIL वाले तो रिक्रूटमेंट रिलीजियस फतवाज लेते हैं लीडर से, उसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं। और फिर हमने ये देखा जिस तरह बोको हराम ने जब 2014 अप्रैल में जो 276 लड़कियों को किडनैप किया और उसकी सारी वीडियो और सब को किया, तो ये टैपिंग, सोशल मीडिया पे टैपिंग लगाने की भी बहुत जरूरत है। इसको मॉनिटर किया जाए, क्लोजली मॉनिटर किया जाए कि ये इन एक्टिविटीज को किस तरीके से बढ़ावा देने में एक अहम किरदार अदा करे। इंफॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन बढ़ा कैसे रहा है। फिर मैं पहले जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि हमें काउंटर नरेटिव चाहिए इस्लामिक लीडरशिप की तरफ से, इस्लामिक ग्रुपिंग की तरफ से। हमारे ममालिक में एक लीडरशिप की कमी है जो एक काउंटर नरेटिव दे, एक ऐसा फतवा दे जो इनको नलेफाई करे, जिसकी बेस के ऊपर चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। फिर एक और बात बड़ी अहम है, ये नाइजीरिया क्या, ये अफ्रीका क्या, आप दूसरे ममालिक मिडल ईस्ट में चले जाएं, आप साउथ एशिया में चले जाएं, जितने भी डिप्राइव्ड लेफ्ट ओवर पीपल सोसाइटी के हैं जिनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे, उनको जब आप कॉमनली एड्रेस नहीं करती, हुकूमत इग्नोर करती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो मिलिटेंट्स बन जाते हैं। फिर मिलिटेंट्स जब मंजे रेडिकलाइज हो जाते हैं, डी रेडिकलाइजेशन का नैरेटिव नहीं जा रहा, तो ये सारा बढ़ा के उनको एक तरफ ले जाता है। यहाँ एक लास्ट आखिरी बात करूंगी, वो ये कि हमें यहाँ डिफ्रेंसिएशन भी करनी है कि हम किन की बात कर रहे हैं। एक तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं जी ये मिलिटेंट्स हैं और ये तमाम जो है नहीं, उसके अंदर कुछ नजरियाती लोग हैं जो खास तौर पे अफ्रीका की अगर मिसाल देखें तो वहां पर कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, ऑक्यूपेशन, एग्रेशन और वाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ जो वो एक मूवमेंट करते हैं, वो सारे तो मिलिटेंट्स नहीं है। सिर्फ वो लोग मिलिटेंट्स हैं जिनके एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टेंडेंसीज हैं, जिनकी कोई पॉलिटिकल क्लियर एजेंडा नहीं है और वो सिर्फ ग्रैप ऑफ पावर के लिए एक अपने आप को मनवाने के लिए वो इस तरीके से करते हैं। तो आई थिंक ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बननी चाहिए जो इंटरनेशनल एक्टर्स को भी देखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया जो कि एक पावर बन रही है, फोर्स बन रही है, उसको भी देखते हुए इनको डी रेडिकलाइजेशन का प्रॉपर प्रोसीजर, इनको मेन स्ट्रीम में लाएं, वापस उनको लाएं और फिर ये चीजें आगे की तरफ आई थिंक जा सकती हैं।